ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है एक भारत श्रेष्ठ भारत श्रृंखला के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत को एकजुट करने में भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति और पत्रकार रविंद्र मिश्र। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है एक भारत श्रेष्ठ भारत को बनाने में। आप इसको कैसे देखते हैं? भारत का चरण जब शुरू हुआ कि विदेश की गुलामी से मुक्ति भारत को मिली, तो 1947 से जो उनका रोल शुरू हुआ, मुझे लगता है कि आज जिस भारत में मैं और आप रह रहे हैं, उसका जो रूप बना है, उसमें उनकी भूमिका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें, कहा जा सकता है जो भूमिका उन्होंने निभाई वो उस समय वहां नहीं होते तो भारत का जो रूप है आज हम देख रहे हैं, इतना विशाल भारत है, लोकतांत्रिक भारत है, इसमें इतने सारे राज्य हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी आस्थाएं हैं, ये शायद नहीं होते क्योंकि 565 रियासतें और प्रांत जो ब्रिटिश हुकूमत के अंडर थे, उनके अलावा वो रियासतें जो सीधे उनके अंडर तो नहीं थी, लेकिन जिनको वो पूरी तरह मुक्त करके जा रहे थे, तो भारत को तकरीबन 650 से भी ज्यादा टुकड़ों में काट कर जा रहे थे। जो सरदार पटेल ने ये जो मोती थे इतने रंगों के, उनको पिरोकर जो उन्होंने खूबसूरत माला बनाई, आज जिसको हम श्रेष्ठ भारत एक भारत कह रहे हैं, ये वही माला है जो उन्होंने पिरोई थी। तो मेरे हिसाब से उनकी भूमिका इस मायने में बहुत ही अलग है बाकी सब नेताओं के मुकाबले। हैदराबाद में उस समय जो वहां के निजाम थे वो अलग मूड में थे। दुर्भाग्य से सरदार पटेल को नेहरू जी ने वो रोल जो उन्होंने बाकी 565 रियासतों और प्रांतों को मिलाने के लिए किया था, नेहरू जी ने दुर्भाग्य से उनसे वो रोल छीन लिया। उन्होंने उस पर बहुत जबरदस्त विवाद कांग्रेस में भी हुआ, सरदार पटेल और नेहरू जी में भी हुआ कि नेहरू जी चाहते थे कि कश्मीर का मामला वो खुद निपटेंगे। सरदार पटेल इस पक्ष में थे कि जिस तरह से भारत के बाकी प्रांत और रियासतें भारत का हिस्सा बन रही हैं, वो वही काम जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए, क्योंकि जिसको अंग्रेजी में कॉन्टिग्यूटी कहते हैं, जो जुड़ाव है, जम्मू कश्मीर ऐसे पॉइंट पर था उसकी सीमा पाकिस्तान की ओर भी मिलती थी और जो उस समय भारत बन रहा था उससे भी मिलती थी। तो जम्मू कश्मीर को अपनी तरफ लेने के लिए पाकिस्तान बहुत उत्सुक था और वो हर तरह के पैंतरे चला रहा था। उस समय सरदार पटेल चाहते थे कि पाकिस्तान का जो प्रभाव है उसको हैंडल करने के लिए भारत को बड़ा सीधा सीधा और मजबूत कदम उठाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के विलय के लिए वहां के राजा हरि सिंह वो इसलिए थोड़ा परेशान थे क्योंकि नेहरू जी के साथ उनके संबंध बहुत खराब हो चुके थे और शेख अब्दुल्ला, जिनकी कोई भूमिका नहीं थी, ना वो किसी चुनाव में जीते, लेकिन पंडित नेहरू ने पूरा जो दारोमदार है जम्मू कश्मीर का, शेख अब्दुल्ला के हाथ में देने का प्रयास किया। इससे महाराजा हरि सिंह बहुत परेशान थे और उनके प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन वो दिल्ली आए थे, वो सरदार पटेल से भी मिले, पंडित नेहरू से उन्होंने मिलने की कोशिश की, लेकिन पंडित नेहरू ने उनको बहुत अपमानित किया क्योंकि उस समय जब वो मिलने आए तो शेख अब्दुल्ला तीन मूर्ति में ही उनके साथ विराजमान थे। तो इसलिए जो जम्मू कश्मीर का जो पूरी स्थिति है, क्योंकि सरदार पटेल को पूरी आजादी नहीं मिली, उसको उसी तरह हैंडल करने की जैसे बाकी रियासतों को मिली और उसका पूरा दारोमदार जो है पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के हाथ में उस समय दे दिया। नेहरू का जो आकलन था शेख अब्दुल्ला के बारे में वो सही नहीं निकला, पर उसमें बहुत देरी हो गई। इसलिए वहां उन्होंने अपना अलग से साम्राज्य बनाने की कोशिश की। भारत से उनको मदद तो सारी चाहिए, सुविधाएं चाहिए, सुरक्षा चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन भारत का उसमें कहीं पर भी भूमिका ना हो वहां के राजकाज में, ये वो चाहते थे और वो नेहरू जी ने क्योंकि दी, इसलिए वो समस्या हुई। एक अधिवेशन हुआ था जिसमें सरदार पटेल जी को सर्वसम्मत से उनको प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा हुई थी। चर्चा नहीं हुई थी, उसमें वोट हुआ था और कांग्रेस कार्य समिति ने जो वोट दिए थे उस समय पंडित नेहरू को शायद केवल एक वोट मिला था। पंडित नेहरू एकदम अल्पमत में थे, ज्यादातर कार्य समिति जो थी वो सरदार पटेल के पक्ष में। अगर उस समय सरदार पटेल जी के हाथों में कमान देश की आती तो भारत का स्वरूप कैसा होता? सरदार पटेल ने जिस शक्ति के साथ भारत को एक सूत्र में बांधने की भूमिका निभाई, पटेल जी जिस तरह से कार्य कर रहे थे, अगर आप पढ़ें इतिहास को तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने भी बड़े साफ शब्दों में लिखा, अगर प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते भारत के लिए कहीं अच्छा होता। दूसरे कई नेताओं ने लिखा
राजगोपालाचारी ने भी यही कहा, अगर वो होते सिर्फ भारत में नहीं, तो भारत जो है कहीं ज्यादा डिसिप्लिन्ड देश होता। उसके अलावा जो भारत के आसपास जिन देशों से हम घिरे हुए हैं, जब 1949 में चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने माओ त्से तुंग के आदेश पर तिब्बत के पूर्वी क्षेत्र हैं उन पर हमला किया, तो उस समय तिब्बत ने भारत को संपर्क किया कि हमें बचाइए, हम आपके पड़ोसी हैं। तब सरदार पटेल ने उस समय नेहरू जी को चेताया था। वो इतिहास में अगर आप सरदार पटेल का वो पत्र देखेंगे जो नेहरू जी के नाम उन्होंने लिखा था कि तिब्बत के मामले में हमें सचेत रहना चाहिए, चीन वहां कब्जा कर रहा है, हमें नहीं करने देना चाहिए। अगर उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो वो पार करके हमारी सीमा पर आ जाएगा और हमारे लिए भविष्य में बहुत बड़ी मुसीबत होगी। तो आज जो आप लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में जो संकट देख रहे हैं चीन की ओर से, वो सिर्फ इस कारण है क्योंकि भारत ने उस समय चीन को तिब्बत पर कब्जा करने दिया था। तब नेहरू जी की भूमिका ये थी कि उन्होंने वो होने दिया, सिर्फ होने नहीं दिया। जब संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, अलग अलग देशों में जाकर तिब्बत की सरकार ने दुहाई दी कि हम पर हमला हो रहा है, हमारी दुनिया मदद करे, तब नेहरू जी ने उन देशों को रोका था। सबसे बड़ा पड़ोसी देश जिस पर असर हो रहा था, उसने अपनी भूमिका नहीं निभाई और वो सरदार पटेल के कहने के बावजूद। तो आज हम उसका नुकसान भुगत रहे हैं। एक तो ये परिवर्तन होता कि भारत की विदेश नीति, भारत की जो सुरक्षा है आसपास के देशों से, वो हालत नहीं होती। सरदार पटेल जी को लौह पुरुष भी बोला गया, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? 1917 में जब वो गांधी जी से मिले थे, उससे पहले जो उन्होंने भूमिका निभाई थी, वो लौह पुरुष तो तब भी बन गए थे। उन्होंने पूरे गुजरात में जब टैक्स किसानों पर लगाए गए तो उन्होंने जो उसके खिलाफ आंदोलन चलाया, वो इतना विशाल आंदोलन था कि अंग्रेज सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। उसके बाद 1928 का जो बारदौली में आंदोलन उन्होंने किया, वहां भी ब्रिटिश सरकार को उनकी बात माननी पड़ी। तब गांधी जी ने देखा था कि ये हमारे पास एक नेता है जो लौह पुरुष है। विभाजन के समय में भी जो उन्होंने जो मजबूती दिखाई, ये जो खून खराबा हुआ है, वो शायद इससे भी भयंकर होता। लेकिन सबसे बड़ा जो उनको लौह पुरुष माना जाता है कि भारत को जोड़ने के लिए जब कुछ रजवाड़ों ने बहुत आंखें दिखाई, उनको जिस मजबूती से उन्होंने विदा किया, वो भले हैदराबाद हो, भोपाल हो, जामनगर हो, वहां उन्होंने जो मजबूती दिखाई, तो लौह पुरुष जो उनकी भूमिका है वो इन सब बातों से समझ में आती है कि उन्होंने भारत को जिस तरह से एक मजबूत माला की तरह पिरोकर एक सुसंगठित देश किया। वर्तमान राजनीति में सरदार पटेल की प्रासंगिकता को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सरदार पटेल की प्रासंगिकता, उन्होंने सिविल सर्विसेज जो हमारी हैं, ये जो IAS, IFS, IPS, ये जो पूरा तंत्र है, इस तंत्र को जो रूप उन्होंने दिया, वो अंग्रेज के ICS जो सिस्टम था उससे अलग रूप था ये, और ये पूरा भारतीय रूप उन्होंने जो बनाया था। आज हमारे देश में राजनीति जैसी है वो है, कोई उसको पसंद करे ना करे, ऐसे समय में जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं, वो जिस तरह से अपनी तटस्थ भूमिका निभाकर देश को एक तरह से पटरी पर रखे हुए हैं, ये योगदान मैं मानता हूँ सरदार पटेल का है। और ये बहुत बड़ा उनका फैसला था कि जो अफसरशाही है वो सशक्त भी हो लेकिन तटस्थ भी हो और न्याय संगत हो। हमें उनको याद करना चाहिए और हमें जो ब्यूरोक्रेसी है उसको धन्यवाद भी देना चाहिए और ये भी मानना चाहिए कि जो उसमें खामियां आ गई हैं वो वापस उसी लाइन पर आए जो सरदार पटेल ने सोचा था। देखिए, सरदार पटेल ने जिस तरह से सामाजिक स्तर पर जो काम किए, जो शुरू में उनकी भूमिका गुजरात में थी, वहां उन्होंने स्वदेशी आंदोलन खड़ा किया, छुआछूत को मिटाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, जातीय एकता के लिए जो उन्होंने काम किया, ये तो बाद में राष्ट्रीय स्तर पर उसका जो भी रूप आया, लेकिन गुजरात में ये उनका अपना विचार था। नशा मुक्ति पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, महिलाओं के सशक्तिकरण का पूरा आंदोलन चलाया उन्होंने। ये कोई छोटा योगदान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक भारत श्रेष्ठ भारत श्रृंखला के तहत अभी आप सुन रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत को एकजुट करने में भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति और पत्रकार रविंद्र मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।